नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। आज हम लोग मैथ की मैराथन करने वाले हैं जिसमें टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने उठाए हैं जो आपके सिलेबस के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स से उनको लिया गया है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को बहुत ही ट्रिकी और सिंपल तरीके से सॉल्व करने की हमने कोशिश की है। आप इनको देखिए, एक सुपर फास्ट मैराथन है और जरूरी आपकी मैथ में जो भी कमी छूट रही होगी इस क्लास के बाद आपकी पूरी हो जाएगी, हमें ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्षों में अपने का 21/20 गुना हो जाता है। ब्याज, उसकी जो ब्याज की दर है वार्षिक, वो बताइए। तो स्वयं का 21/20 का मतलब क्या होता है? 21/20 स्वयं का, तो स्वयं मतलब 20 उसका क्या रहा होगा? मूलधन रहा होगा। 20 मूलधन और 21 हो जाता है का मतलब 21 क्या रहा होगा? मिश्र धन रहा होगा। तो यहां से जो जो ब्याज मिला है, तो ब्याज कितने का मिला? 1 का। ठीक है, आप चाहो तो इसको सीधा लगा सकते हो, 1 रुपए का ब्याज और मूलधन कितना है? 20 रुपए। 1 रुपया 20 रुपए का कितने प्रतिशत है? 100 का आप गुणा कर दीजिए। और ये क्योंकि एक साल पे होता है, यहां पर कितने 2 साल, तो 2 का आप भाग लगा दीजिए। ठीक है, 20 पंचे 100, तो आ जाएगा यहां पर 2 का भाग लगाओगे 2.5% जो आएगा एनुअली आ जाएगा। अगला आपको इतना तो पता ही है कि जो एसआई होती है, साधारण ब्याज होता है, वो मूलधन यानी पीआरटी, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है ना। तो आप यहां पर लगाओगे, इनके मान आराम से वही चीज आएगी जो यहां पर है। बात एक ही है, जो लोग लगाते रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो इस तरह से लगाते हैं, जरूरी नहीं उस फॉर्मूले पे जाए। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान लंबाई की रेलगाड़ी को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। इस तरह से एक ट्रेन जा रही है और एक ट्रेन आ रही है। इनकी चालें आपको पता है 45 है और इसकी चाल जो है 36 है। ठीक है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी इनकी? जब एक दूसरे की ओर आती है चालें तो जुड़ जाती है। सापेक्ष चाल हो जाएगी 81 और 81 होगी किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। देखिए, जब रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आती, चालें जुड़ती है पहली बार, और जो इनको पार करने में ये दूरी चलती है, वो जो दूरी दोनों की लंबाई होती है ट्रेनों की, उसके बराबर चलती है। तो हम कह सकते हैं दूरी यानी 2x, यही एक्चुअल में क्या है? दूरी। दूरी बराबर चाल गुणे समय, और चाल कितनी हो जाएगी? दोनों चालें जुड़ेंगी तो 81। अब देखिए, दूरी है मीटर में क्योंकि ट्रेन की लंबाई अल्टीमेटली मीटर में आएगी, और जो पार करने में समय लगा है वो भी सेकेंड में है। तो जो यहाँ पर चाल दिए, इसको भी हम किस में बदल लेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 81 का क्या हो जाएगा? कितने का हम गुणा कर देंगे? 5/18 का, और ये चाल किस में हो जाएगी? मीटर प्रति सेकेंड में। और दूरी बराबर चाल गुणे समय, और समय कितने का लग रहा था? 16 सेकेंड का लग रहा था। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 9 दूनी 18 और 9 नीम 81 और 2 का 8 बार जाएगा। ठीक है, और इस 2 से इसको काट दीजिए, 4 बार चला जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 5 चौको 20 और 9 दूनी 18 यानी 280। और x मतलब ये भी 280 मीटर की है और ये भी 280 मीटर की है। दोनों की लंबाइयां कितनी है? 280 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य करते समय यह आकलन करता है कि जब वह वस्तु को 680 रुपए में 680 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 18% हानि के स्थान पर 16% का लाभ होता है। तदनुसार वस्तु को 20% लाभ पर विक्रय करने के लिए उसकी कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई 680 रुपए बढ़ा के बेचता है, कोई चीज 100 की बजाय अगर उसको हानि होनी चाहिए थी कितनी? -18। -18 मतलब ये होना चाहिए था 82 पे बिकनी चाहिए थी, उसके बजाय 16% लाभ यानी 116 पे बिक जाती। यही तो वो कहना चाह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 680 रुपए हम ज्यादा में बेच दें तो उस पर 18% की हानि होने के बजाय 16% का लाभ हो जाता है। मतलब 82 में बिकने की बजाय वो 116 में बिक जाती है। तो हमें इसके बीच का डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो आप सीधा सीधा 16 और 18 जोड़ दीजिए, तो 16 दूनी 32 यानी 34। तो 34 का अंतर आ रहा है, जबकि वास्तव में रुपए में वो कितने का अंतर कर रहा था? 680 रुपए का। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है, एक बराबर 20 हो गया, वो पूछ रहा है तदनुसार वस्तु का 20% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये जो 20 आया है, तो यहाँ क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा? 2000 रुपए क्रय मूल्य हो जाएगा 2000 रुपए, और 20% लाभ इस पर कमाना है, तो ये 100 वाला दिया है, 120 वाला निकालना है। जब 120 वाला ये निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 0 0 काट दीजिए
और 12 दूनी 24, 2400 रुपए आंसर हो जाएगा 2400। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये हानि की बजाय इतना लाभ हो जाता है, दोनों को जोड़ के 680 के बराबर कर देना है, बाकी आपका 20% लाभ मतलब 120 वाली आपको निकाल लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी विज्ञान में तथा 35% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं। दो तरह के सब्जेक्ट है, खूब क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, दो तरह के हैं। एक में क्या कह रहा है 45% विद्यार्थी गणित में और 45% विज्ञान में और 35% गणित में विषय में फेल हो जाते हैं। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं, 15 दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो 45 जब इसमें 45 में ये यहाँ कितने बचेंगे 45 मतलब 30 बचेंगे, और यहाँ ये कौन सा हो गया साइंस हो गया, और मैथ में क्या रहेगा 35, तो 35 15 यानी 20 ही बचेंगे। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। इस वाले सर्कल को आप देखिए तो ये वाला सर्कल कितना हो गया 30 15 35, सॉरी 30 और 15 45, तो 45 का ही टोटल हो गया। और ये वाला सर्कल देखिए 20 15 35, ठीक है, और 35 ही बता रहा था। बस ये जो 15 है ये दोनों जगह कॉमन है, तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, यदि 245 विद्यार्थी कुल पास हुए हो, अब यहाँ पर देखिए कुल फेल कितने हुए, ये फेल वाले थे सब, ये कितने थे फेल वाले 30 20 50 15 65, तो 65 हुए हैं फेल, तो पास कितने हुए होंगे 35, और इस 35 की संख्या दी है कितनी 245, तो 35 को कर दीजिए 245 के बराबर, तो यहाँ एक का मान आ जाएगा, एक का मान कितना आ जाएगा 35 का यहाँ पर कितनी बार जाएगा 7 21, 7 पना 35, 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 पना 35 और 7 21, 21 और 3 24, 7 बार। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा कितने विद्यार्थी शामिल हुए, तो 100 बराबर, तो इसमें गुणा कर देंगे हम 100 का, तो आंसर आ जाएगा 700, यही विद्यार्थियों की कुल संख्या आ जाएगी 700। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रतिशत वाले हम लोग लगा सकते हैं सवाल, जो अलग अलग फेल और पास वाले होते हैं। आप सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। ये सर्कल तब भी आराम करता है जब ये पूछा जाए कि केवल विज्ञान में जो फेल हुए हैं तो वो केवल में 30 आ जाएंगे, वैसे तो 45 है लेकिन केवल विज्ञान में फेल होने वाले 30, केवल गणित में फेल होने वाले 20 और दोनों में फेल होने वाले 15। तो सवाल जब इससे अपर लेवल का आता है तब भी अगर इस सर्कल आप ड्रॉ करते हैं तो आराम से लग जाता है। तो आदत यही बना लीजिए, आराम से हो जाएगा। वैसे तो ट्रिकी वे भी इसका दूसरा तरीका भी होता है, बहुत ही आसान होता है, बट अच्छा ही है। एक आयताकार चरागाह की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 180 है। एक आयताकार इस तरह से चरागाह है और ये 100 है और ये कितना है 80 है। ठीक है, चरागाह है, एक कोने पर 28 मीटर लंबी रस्सी से गाय बांध दी जाती है, और यहाँ पर एक 28 मीटर मतलब 28 मीटर इस तरह से कहें 28 मीटर रस्सी से गाय बांध दी जाती है। गाय द्वारा अधिकतम चरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और हमें ये वाला एरिया निकालना है कि जो उस खेत का कितना वो चर पाएगी। तो सर्कल का कितना चर पाएगी 1/4, तो हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर का कितना बटे 4, तो पाई आर स्क्वायर का मान लगा दीजिए 22/7, और पाई का मान रख दिया, आर का मान कितना है, आर है 28, तो 28 में गुणे 28 पाई आर स्क्वायर था, और इसके अलावा बटे 4 कर दीजिए, तो 4 का भाग लगा, 7 चौक 28 से एक 28 चला जाएगा 22, और 28 का गुणा आप करोगे तो 616 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जाहिर सी बात है आपको दिख भी रहा होगा, इसके इन वाली भुजाओं से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि ये 28 ही है और ये 80 है, तो हमें इतना वो चलेगी। तो ये जो हो जाएगा पूरा सर्कल एक भाग ये, तो ये चौथाई ही तो चलेगी पूरे सर्कल का जो भी क्षेत्रफल बनेगा। ठीक है, तो वही भाग हो जाएगा। अगर यहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता कि इसका कितना बचा है, इस वाले का कितना बचा है, से जो एरिया बचा है बिना चरा, तो आप तब 100 और 80 का गुणा करके पूरा क्षेत्रफल निकालते और उसमें ये वाला घटाते, तब ये बचा वाला एरिया आता। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। कोई समचतुर्भुज है और इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है लंबी है, तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 32 है। एक विकर्ण मान लीजिए यही 32 है, और समचतुर्भुज के जो क्षेत्रफल होता है वो तो आपको पता होगा 1/2 d1 इंटू d2, यानी विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है समचतुर्भुज जो सामने आपके बना है। इसमें खासियत ये होती है इसके दो विकर्ण होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। अगर ये 32 मानते हैं तो ये ऊपर वाली 16 हो जाएगी, और ये हमें ज्ञात करनी रहेगी। आप सभी जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तब ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। आधार आपको पता होना है, तो आप जानते होंगे जिसका कर्ण 20 है और उसका लंब 16 है, तो आधार कितना होगा 5 चौकू 20, ये 3 4 5 ट्रिपलेट वाला लगेगा, 5 चौकू 20 4 चौकू 16 तिचौक 12, तो ये भुजा 12 आ जाएगी। जब ये 12 है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 12 दूनी 24, यानी D1 का मान
अगर 32 था D1 का मान, तो D2 का मान कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24। बस आपको क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के लिए इसी में लगा दीजिए 1/2 गुणे 32 में गुणे 24, 32 में गुणे 24, 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36 और 2 38। सही आ रहा है कि नहीं, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 2 384, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया हमेशा किसमें रहता है, वर्ग में रहता है। दो विमाएं होती हैं, इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन अगला। दो नल ए बी एक हौज को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। इस तरह से एक नल ए है, एक नल बी है, और ये पॉजिटिव है, भरने वाले हैं। ये भर सकते हैं क्रमशः 24 घंटे में और कितने, 30 घंटे में। ठीक है, 30 घंटे में भर सकते हैं। हौज की नली में लगा तीसरा नल सी इस पाइप हौज को 40 घंटे में खाली कर सकता है। और जो सी है वो पानी से निकलता है, और ये कितने घंटे में, 40 घंटे में उसको खाली कर सकता है। बताइए, तो ये बताइए खाली हौज में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं। वही सिंपल सा सबसे बेसिक सवाल है। आपको इसका एलसीएम निकाल लीजिए। मान लीजिए टंकी की धारिता आप मान लेते हैं, और एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 120 आएगा। अब आप देखिए कि ये अपना काम कैसे करते होंगे। अगर 24 घंटे में ये 120 भरता होगा, तो एक घंटे में कितना भरता होगा, 5। 30 में अगर ये 120 भरता होगा, तो एक में कितना भरता होगा, एक घंटे में मतलब 4 भरता होगा। और अगर 40 घंटे में ये 120 खाली करता है, खाली करने वाला है, तो एक घंटे में कितना काम करता होगा, ये करता होगा 3 काम। अब देखिए, ये है भरने वाला और ये है खाली करने वाला। तो एक घंटे का जो नेट आएगा, एक घंटे का जो नेट आएगा वो क्या आएगा, 5 4 9 तो भरेगा, लेकिन 3 खाली होगा, तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। जो नेट भरेगा वो कितना, 6 आएगा। अब हमें भरना कितना, 120, तो 120/6 यानी कि 20 घंटे में वो टंकी तब भी भर जाएगी जब तीनों नल खुले होंगे, मतलब 2 भरने वाले और 1 खाली करने वाला। आंसर आ जाएगा 20 घंटे। ठीक है, तेजी से ही चलेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादातर लोगों की चीजें क्लियर होंगी। 16,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। ये देखना कितनी आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज ही पूछ रहा है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक दे। ये ध्यान रखना, वार्षिक दे नहीं है। जब अर्धवार्षिक कह दे तो आर को तुरंत कर दीजिए कितना, आधा, यानी 10% आर कर दीजिए। ये सालाना 20% है, तो छमाई कितनी हो जाएगी, 10%। और जो ये समय है, इसमें कितनी छमाई है, 1.5 साल में कितनी छमाई होती है, तो टी बराबर हो जाएगा 3 छमाई होती है। आप सभी जानते होंगे 3। तो मूलधन 16,000 का, तो 16,000 मूलधन हो गया, और आपका जो आर हो गया है वो 10% हो गया है, और जो टी हो गया वो कितना हो गया, 3। अब आप निकाल लीजिए, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप बताइए पहले साल का कितना होगा, 10% 16,000 का कितना हो जाएगा, 1600 रुपए हो जाएगा। कितना, 1600 रुपए। अगली साल कितना हो जाएगा, 1600 रुपए। तीसरी साल कितना हो जाएगा, 1600 रुपए। ये तो हो जाएगा क्या, उसका साधारण ब्याज। तेरा चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम रहता है, जो पहले साल का होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज सेम रहता है। दूसरे साल में क्या हो जाएगा, इस 1600 पे और ब्याज पड़ जाएगा, और कितने, 10% पड़ेगा। इस पे 10% जब पड़ेगा तो कितना हो जाएगा इसका 10%, मतलब 160 रुपए। ठीक है, अब 2 साल का कंप्लीट, तीसरे साल में आ जाइए। यहाँ 1600 का 160 हो गया, अब इस 1600 का यहाँ पर भी लगेगा 160, इस 1600 का प्लस 160, सब ब्याज लग गए। बस इस 160 का और बचा है, कितने परसेंट, 10%। 10% कितना आ जाएगा, 16 रुपए। इस सभी को जोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 16 48 48 और 49 50 50 और 60 60 120 50 51 5120 5220 5280 और 5296, यानी 5296 रुपए टोटल उसका क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 5296 रुपए। इस तरह से आप लगा सकते हैं। बाकी आपका फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है कि जो मिश्रधन बराबर होता है वो मूलधन 1 + R/100n होता है। ठीक है, तो उससे भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 और 16 है। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज है और इसकी एक 16 है और एक 12 है। ठीक है, तो बताइए कि इसके परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब इससे ये पूछ रहे हैं, इसका ये त्रिज्या इसकी पूछ रहे हैं क्या आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी समकोण त्रिभुज हो, हम सिर्फ समकोण त्रिभुज की भी बात कर रहे हैं, जब भी समकोण त्रिभुज हो तो उसके परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो उसके जो कर्ण की कितनी होती है, आधी होती है। और कर्ण इसका कैसे आएगा, ये 12 ये 16 है, तो 16 का वर्ग 12 का वर्ग आप वर्ग करोगे, दोनों को जोड़ोगे, उसका वर्गमूल लोगे, तो आप ऐसे देख लीजिए, 4 चौको 16, 3 चौको 12, 5 चौको 20, तो ये आ जाएगी 20।
ट्रिपलेट ही है, 3 4 5। गणित जब बहुत लगाओगे तो सब चीजें आपको अपने आप क्लियर होंगी। जब ये 20 होगी तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। बस यही परिवृत्त की त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर। याद रखना, ऐसे याद रखने वाला है। परिवृत्त पूछा जाए तो समकोण त्रिभुज उसका कर्ण होता है। बहुत अच्छा सवाल है। 1/30 है प्लस 1/42 है प्लस 1/56 है प्लस 1/72 है प्लस 1/90 है। इस तरह से आप इसको देख लिए। 30 को किस तरह से आकार सकते हो, 5 में गुणे 6 होता है और ये 6 में गुणे 7 होता है। इस तरह से आप सबको कर सकते हो, लेकिन हमें करना क्या है, 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 प्लस माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 1/9 और माइनस 1/10। यहां तक जाएगा। ये कैसे होगा वो आप देख लीजिए। 1/30 को ये कैसे लिख सकते हैं, 1/30 को, 1/30 को क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/6। आप इसको सही करके देख लीजिए। एलसीएम 30 आएगा, 5 छका 30, 6 माइनस 6 पंचे 30, 5, 6 से 5 गए 1, तो बचेगा तो 1/30 ही। मतलब इसको 1/30 को हम 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। नीचे वाले उसके आपस में जो गुणनखंड है उनको अलग कर सकते हैं। जब ऐसा आप करेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कट जाएंगे। आपके पास जो बचेगा 1/5 माइनस 1/10, यही बचेगा। और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा, 2 का गुणा कर दिए 10 हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 10, और 2 से यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी 2 का गुणा कीजिए 10 हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा 1, और 1 बटे नीचे कितना आ जाएगा 10। इसका आंसर देख लीजिए 0.1, 0.1 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय करती है। कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले होना तो ये चाहिए कि हम एक चाल निकालें, क्योंकि आधी दूरी में दूसरी चाल है, आधी दूरी में दूसरी चाल है। औसत चाल जब निकाली जाती है तो आपको पता होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर ये चालें मान रख देते हैं तो हमें क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। और वहां से दूरी के लिए हम क्या कर लेंगे, दूरी बराबर जो औसत चाल आएगी उसमें हम समय का गुणा कर देंगे, दूरी निकल आएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, आधी दूरी तय करती 30 की स्पीड से, आधी दूरी करती है 40 की स्पीड से, कुल दूरी, तो कुल दूरी ऑप्शन में दी होगी। तो ऑप्शन में ऐसी दूरी जो भी है ये सब आधी आधी होगी, मतलब 110, 120 आधी, और इसकी 100 आधी, और इसकी कितनी 140 आधी। अब ये 140 40, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं 110 110 इसमें होगा, 120 120, 100 100 और 140 140। अब आप देख के देखिए, एक स्पीड है 30, एक है 40, क्या 110 30 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये पहला ऑप्शन ऐसे खत्म हो जाएगा। क्या 100 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 140 कटेगा, 30 से नहीं कटेगा। 120 ही मात्र किससे कटेगा, 30 से कटेगा। तो आधी दूरी 120 से चली होगी, मतलब किससे, 30 से चली होगी, और आधी दूरी 120 किससे चली होगी, 40 की स्पीड से चली होगी। और आप देख लीजिए कितने घंटा समय आ जाएगा, 4 3 7 घंटे समय आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा हमेशा यही नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उसको लगाओ और तभी आपके आंसर आएंगे। आप सोचोगे तो आंसर आएंगे और प्रैक्टिस करोगे तो आएंगे। विद्यालय की किसी परीक्षा में एक छात्र ने सभी 6 विषयों में प्रत्येक 100 पूर्णांक था में 79% अंक प्राप्त किए, मतलब औसत प्राप्तांक उसका 79 है। 5 विषयों में उसके प्राप्तांक जो रहे वो 83, 77, 69, 81 और ये रहे। ये देखिए उसके क्रमशः प्राप्तांक रहे ये 5 विषयों में। छठे विषय में अर्जित जो उसका मार्क्स है वो आपको बताने हैं। तो जब एवरेज 79 है तो ये देखिए ये जो है वो एवरेज से कितना आगे या पीछे। तो पहला देखिए 83 की बात करें, एवरेज से कितना ज्यादा है, एवरेज से +4 ज्यादा है, मतलब ज्यादा है +4। 77 कितना है, -2 है। अगला देखिए 69 -10 है। और 81 कितना है, +2 है। और 78 कितना है, -1 है। अब आप इसमें देखिए -2 + 2 खत्म कर दीजिए, ये है 4, ये 11 हो जाएगा माइनस का, और 4 हटा दीजिए तो 11 से 4 जाएगा -7 बचेगा। यानी 7 अभी भी कम है किससे, औसत पूरा होने में। तो अगला जो सब्जेक्ट बचा है उसमें 79 और +7, ये जो कम यहां पर रह गए उतने नंबर आने चाहिए, तभी जाके वो क्या हो जाएगा,
उसका एवरेज 79 बना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक बेईमान ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का, देखिए क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिलाकर 25% का लाभ कमाता है। जब क्रय मूल्य पर ही बेचता है फिर भी लाभ कमा लेता है, तो लाभ क्या कमाता होगा? दूध के बजाय जितना पानी होगा वही तो लाभ होगा भाई। जब क्रय मूल्य पे बेचेगा, 100 की चीज लाया 100 में ही बेच रहा है, 100 की चीज 100 में ही बेच रहा है, और फिर भी कह रहा 25% का लाभ कमा रहा है, तो 125 रुपया कमा रहा होगा वो। तो दूध जितने का होगा मतलब वो तो वही रहेगा, जो लाभ होगा 25%, वही तो पानी ही तो होगा, उतने ही लाभ वो कमाएगा। तो बस यही 25%, तो कितने प्रतिशत पानी मिलाता होगा? 25% पानी मिलाता होगा अगर क्रय मूल्य पे बेच रहा है। ठीक है, आगे देखिए, सिक्कों से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सिक्कों वाला। सिक्कों से भरे एक बैग में 25 पैसे, देखिए इसमें जो सिक्के हैं 25 पैसे हैं, और 50 पैसे के सिक्के हैं, और 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, सिक्के के, और जो अनुपात इनका रेशियो है, मतलब संख्या है, जो इनकी संख्या है वो क्या है? 2:3:5। ठीक है, अब जरा ये बताइए, अगर हम इनका मूल्य निकालें, मूल्य कितना आ जाएगा? मूल्य आ जाएगा 25 पैसे के। 25 पैसे के अगर 2 सिक्के होंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 पैसा हो जाएगा, मतलब 50 पैसा, तो हम कह सकते हैं 1/2 रुपए हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए 50 पैसे के 3 सिक्के, तो ये 3/2 रुपए हो जाएंगे, और यहाँ 1 रुपए के कितने हैं? 5 सिक्के, तो ये 5 रुपए हो जाएंगे। इस तरह से सही हो जाएगा ना। आप इसको अगर रुपए में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आधा रुपया हो जाएगा ना, और ये 50 पैसे की 3 सिक्के मतलब 1.5 रुपया हो जाएगा, तो 3/2 रुपए हो जाएंगे। रुपए में कन्वर्ट कर लिया हमने, और 1 के 5 तो 5 रुपए, ये आपके पास टोटल रुपए हो गए। जबकि वो कह रहा है उस बैग में 182 रुपए हैं, आप इसको किसके बराबर कर दीजिए? 182 के बराबर। जरा इनको जोड़ लीजिए तो कितने हो जाएंगे? 3 1 4/2, 2 रुपए, 3 2 5 7, टोटल रुपए हो जाएंगे 7। 7 करिए 182 बराबर, तो एक का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, और 14 4 42, 7 6 42, 26 आ जाएगा एक का मान। अब आपसे जो पूछा जाए वो आप देख लीजिए, तो बताएं 50 पैसे के कितने सिक्के थे? अब यहां पर आप मान लगा सकते हैं, किसका? 7 का। तो 7 का सॉरी, यहाँ एक का मान 26 आया है और 50 में, तो 26 का यहाँ पर क्या कर दीजिए? गुणा, अनुपात में था तो यहाँ 26 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 क्या उसका मूल पूछ रहा है या सिक्कों संख्या पूछ रहा है ना? संख्या पूछ रहा है, तो 50 हो जाएगा 26 25 75, और यानी 78, तो 78 सिक्के हो जाएंगे 50 रुपए के, 78 सिक्के। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सैन्य शिविर में, अच्छा क्वेश्चन है, एक सैन्य शिविर में 800 सैनिकों के लिए 64 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी, परंतु 8 दिन बाद, 8 दिन बाद देखिए क्या होता है, 600 सैनिक और आ गए, तो बताइए शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चली? इस कंडीशन में जब सैनिक आए या चले जाएं कुछ दिनों के बाद, तो वहां पर जो समय गुजर जाए उसको आप हटा दीजिए। 8 दिन गुजर गया ना, तो 8 दिन को बिल्कुल हटा दीजिए। आप ऐसे कह के चलिए कि 800 सैनिक जिस खाने को, और यहां पर हटा दीजिए 64 से 8, मतलब 8 दिन तो वो रेगुलर खाते तो 64 दिन तो चल ही जाता। 8 दिन खा चुके तो 8 दिन को हटा दीजिए। जब 8 दिन आप घटाओगे तो कितना बचेगा? जिस खाने को 56 दिन खाते, 800 सैनिक जिस खाने को 56 दिन खाते, उसी खाने को 600 और बढ़ जाते हैं। 800 तो पहले थे, तो कितने हो गए? 1400 सैनिक कितने दिन खाएंगे? दिन पूछ रहा था, शेष बचे थे। बस आपका सवाल लग गया, 0 से 0 काट दीजिए, और 14 चौकू 56 और 8 चौकू 32, तो x का मान कितना आ जाएगा? 32। तो जो शेष सामग्री चलेगी कितने दिनों के लिए चलेगी? 32 डेज के लिए चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का एक चौथाई है। जो क्रय मूल्य है, क्रय उसके विक्रय का 1/4 है, तो विक्रय का 1/4 का मतलब समझ रहे हो? 1/4, और ये क्या है? विक्रय। ध्यान रखिए, फिर से सुन लीजिए सवाल को। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है। विक्रय मूल्य का 1/4 मतलब ये 4 हो गया विक्रय और 1 हो गया क्रय। ठीक है, तो यहां पर लाभ कितने का हो रहा है? देखिए 1 रुपए की चीज थी, 4 में बिकी, तो लाभ हो रहा है 3 का। ठीक है, अब क्या कह रहा है? प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो 3 रुपए का लाभ किस पे देखना है? क्रय मूल्य पे लाभ या हानि देखी जाती, कितने प्रतिशत होगा? 100 का गुणा कर दीजिए, तो जो लाभ हो जाएगा उसको कितने प्रतिशत का हो जाएगा? 300% का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 96 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक, मतलब अगर बॉयज की बात करें और गर्ल्स की बात करें
तो क्या है 68 है बॉयज का और 80 है गर्ल्स का। लड़के तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 68 और 80 है। यदि पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 73 हो, जब भी मिश्रण हो रहा हो दो या दो से अधिक चीजों में, तो आप एलिगेशन लगा सकते हो और यहाँ पर आप आराम से निकाल सकते हो। एक था ये औसत, एक था ये औसत और पूरी कक्षा का ये औसत था, तो आप पूरे का बीच में लिख दीजिए, जो जिससे बड़ा उससे घटा दीजिए। 80 से 73 जाएंगे, कितना बचेगा 7, और इसका जो आगे अनुपात आएगा वो क्या आ जाएगा 68 और ये कितना बचेगा 5। तो जो अनुपात आया है 7:5, मतलब लड़के 7 हैं तो लड़कियां 5 हैं। इस तरह से जब ये होंगे तभी औसत मेंटेन 73 होगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, लड़के तथा लड़कियों की संख्या में अंतर कितना है। वैसे लड़के और लड़कियां थी कितनी 96, 7 5 12, 12 बराबर 96, तो 12 बराबर 96, तो 1 बराबर 8, 12 8 96, 8। अंतर कहाँ, यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है 2 का है, 2 का अंतर है, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, तो टोटल जो अंतर हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा 16 का हो जाएगा। अगर लड़के पूछता तो 7 में गुणा करते 8 का, 8 सत्ते 56, और 8 का लड़कियां पूछता तो 8 5 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी घनाभ के कुल सतह का क्षेत्रफल 236 सेंटीमीटर है। किसी भी घनाभ की कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। घनाभ की जो सतह है उसका, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी देन बी एच देन एच एल, और ये बराबर कितने के कर देंगे 236 के कर देंगे। सेंटीमीटर है। इस घनाभ का आयतन क्या होगा जबकि इसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 और 6 है। लंबाई चौड़ाई दे दी गई, तो लंबाई चौड़ाई दे दी गई तो आप लगा दीजिए 2 इंटू लंबाई कितनी है 8, तो 8 और चौड़ाई भी दी है गुणे 6 प्लस चौड़ाई 6 और h नहीं दिया तो h लिख दीजिए प्लस h, और l का मान कितना है 8 बराबर कर दीजिए 236। फिर से देख लीजिए इसको, 2 कितना हो जाएगा 8 6 48 प्लस कितना हो जाएगा देखिए 8 h है और 6 h है, 8 6 14 h, 14 h हो जाएगा, मतलब ये h है, ये ध्यान रखना h बराबर 236। इसको हटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 38 और 118 हो जाएगा। अब 14h बराबर 48 उधर घट जाएगा तो घटा दीजिए 0, और ये कितना आ जाएगा 7 4 11, h का मान कितना आ जाएगा 14 पंचे 70, h का मान 5 आ गया। अब आपसे जो पूछा जाए वो आप देख लीजिए। किसी घनाभ के कुल सतह का क्षेत्रफल इतना है, घनाभ का आयतन, तो आयतन पूछ रहा है, घनाभ का आयतन क्या होता है एल बी एच। एल का मान पहले था 8, बी का मान पहले पता था 6, और h का मान हमने निकाल लिया 5। अब आप इसको लगा दीजिए, 6 पंचे 30 और 8 तियां 24, तो कितना आ जाएगा आपका 240 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला देखिए, 3D से था 6 पुरुष या 9 महिलाएं, ठीक है, 6 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए एक पुरुष व एक महिला मिलाकर काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये टाइम एंड वर्क एक दूसरे तरह का क्वेश्चन है जिसमें या वाले क्वेश्चन होते हैं। तो देखो पहले 6 पुरुष या 9 महिलाएं क्या करते हैं 28 दिन में कर सकते हैं। 28 दिन की बात छोड़िए, पहले देखिए 6 पुरुष बराबर 9 महिलाएं हैं, तो हम इसमें काट दें 3 दूनी 2 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं हो जाएंगी बराबर 3 महिलाएं हो जाएंगी। ये ऐसा हो जाएगा ना, 2 पुरुष बराबर 3 महिला हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, एक पुरुष और 3 महिला, इस 3 महिला की जगह पर आप इसको पुरुष बना सकते हो, तो एक पुरुष तो पहले से था प्लस और 3 महिला बराबर 2 पुरुष, तो 2 और तो कितने हो जाएंगे 3 पुरुष। अब सवाल क्या बन गया, 3 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करेंगे, 3 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करेंगे जब उस काम को कितने पुरुष 6 पुरुष कितने दिन में करते हैं 28 दिन में करते हैं। लग गया आपका सवाल, 3 दूनी 6 और 28 दूना 56, तो 56 दिन में कर पाएंगे। ये जो बाद वाली कंडीशन है 56 डेज आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है शांत जल में किसी मोटर बोट की चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और मोटर बोट को धारा की दिशा में 180 किलोमीटर जाने तथा पुनः प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में कुल 12.5 घंटे का समय लगता है। नदी में धारा के प्रवाह की चाल, देखिए आप सभी जानते होंगे ट्रेन वाले सवाल और नाव वाले सवाल में डिफरेंस क्या रहता है। अगर जिस दिशा में नाव बह रही है, जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में अगर नाव जाएगी तो दोनों की चालें जुड़ती हैं, और अगर जिस दिशा में नाव बह रही है चल रही है
और नदी विपरीत दिशा में बह रही है तो चालें क्या होती है, घटती हैं। ठीक है, ट्रेन में उल्टा होता है। चलिए अब यहाँ पर क्या बात कह रहा है वो कह रहा है शांत जल में किसी मोटर बोट की चाल उसने बता दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट को धारा की दिशा में 180 वो लेके गया और 180 तथा पुनः प्रारंभिक बिंदु तो फिर वापस भी आया है और जो टाइम लगा है वो 12.5 घंटे का लगा है। तो हम कह सकते हैं समय बराबर दूरी कितनी एक बार चला, 180। अच्छा एक बार चाल क्या रही होगी, एक बार मोटर बोट की चाल किसके साथ जुड़ जाएगी, धारा के साथ। मोटर बोट की चाल पहले ही पता है, शांत जल में जो चाल होती है वो मोटर बोट की ही होती है, तो 30 और यहाँ पर एक बार चाल जुड़ जाएगी, जब सापेक्ष धारा के साथ जाएगा तो चाल जुड़ जाएगी, प्लस 180 वापस आया है तो वो धारा को काटते हुए आया होगा, मतलब 30 में -x, यहाँ पर जो धारा की चाल है वो घटी होगी नाव की चाल से। नाव की चाल तो वैसे भी धारा से ज्यादा जाएगी तभी काम चल पाएगा, अदरवाइज तो चलेगा भी नहीं। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व मत कीजिए, आप कोई ऐसा ऑप्शन देखिए जिसको रखने से ये चीज डिवाइड हो जाए और हमें जो समय है वो कितना मिल जाए, हमें 12.5 घंटे का समय मिल जाए। आप यहाँ पर देखेंगे 5 रखेंगे तो 30 5 35 होता है, 35 से 180 कटेगा नहीं, 4 रखेंगे 34 होगा, 34 से भी नहीं कटेगा, 3 रखेंगे 33 होगा, 33 से एक 6 ही ऐसी वैल्यू है जिसको रखने से आप आराम से काट सकते हो। 180 बटे 30 में जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा, प्लस 180 बटे और 30 में 6 घटाओगे तो 24। इनका जब आप डिफरेंस योग निकालोगे तो वो 12.5 घंटे ही आएगा। तो इस कंडीशन जब ऐसी बने तो तुरंत आप ऑप्शन देख लीजिए, आपका टाइम बच जाएगा और आराम से लग जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आयत की परिसीमा 96 मीटर है। ठीक है, एक आयत होगा और उसकी परिसीमा बता दी उसने 96 मीटर है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, मतलब ये अगर x है तो ये कितनी है, x + 6 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों वाला सवाल है, तो 2 × l, 2 में गुणे लंबाई धन चौड़ाई क्या होता है, परिमाप होता है, तो लंबाई और धन चौड़ाई बराबर आप कर देंगे 96 के, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x, तो 2x इससे तो ये काट ही दीजिए, इससे ये काट दीजिए, कितना आ जाएगा 48। अब यहाँ देखिए 2x बराबर 6 और उधर घट जाएंगे जाके तो कितना बचेगा 42, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 21। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा, तो आयत का क्षेत्रफल, एरिया आयत का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई कितनी आएगी 21 में गुणे 6 और इसमें जोड़ दीजिए, 21 6 27, जब इनका आप गुणा करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 567, यही हमारा उत्तर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये ए रहा, ये बी रहा, ये 18 दिन में करता है, ये 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्हें 16,500 रुपए काम पूरा करने का ठेका मिला है। ठेके में राशि ज्ञात कीजिए। कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप में उतना ही लाभ कमाता है जितना वो काम को ज्यादा कर सकता है, ज्यादा काम ज्यादा पैसा। तो यहाँ पर देखिए ये 18 दिन, फिलहाल ये इनका काम नहीं है, ये दिन लगा रहे हैं। जब ये इतना दिन लगा रहे हैं तो इनका काम कैसा होगा, देखिए दिन लगा रहे हैं तो काम कैसा होगा, इसका उल्टा होगा, मतलब ये 15 काम करता होगा और ये 18 काम करता होगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए, 15 और 18, 5:6 इनकी क्या होगी, क्षमता होगी, कार्य करने की क्षमता क्या होगी 5:6। ज्यादा दिन कम क्षमता, कम दिन ज्यादा क्षमता, उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। अब 5:6 में बांट, क्या रुपए में पूछ रहा है। अब ये इनके धन को बंटवारा होगा किस अनुपात में, 5:6, 6 5 11, 11 को बराबर कर दीजिए 16,500 के, तो एक का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 11 एकम 11, 11 पचे 55, एक का मान आ जाएगा 1500। अब हमसे पूछ रहा है बी का हिस्सा, और बी का हिस्सा कितना था 6, तो इसमें 6 का गुणा कर दीजिए। जब 6 का गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, यानी 9,000 रुपए जो राशि आएगी वो किसकी आ जाएगी, बी की आ जाएगी, 9,000 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकों की सबसे कितनी बारी सवाल लगवा चुके हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती क्या है, पहले 1 लाख होती है। ठीक है, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या को 87 से पूर्णता विभक्त हो, और ये 87 से विभक्त होनी चाहिए, 87 से ये कटनी चाहिए। जब 87 से काटोगे तो यहाँ पर आप काटते चले जाओगे, जो शेष, इसके शेष से मतलब होता है, जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा 37 शेष बचेगा। टाइम आपका बचा रहे हैं, पूरा काट के नहीं दिखा रहे हैं, सिंपल सा है, 87 शेष बचेगा। अब होगा क्या यहाँ पर, वो देखिए मेन चीज, छोटी से छोटी संख्या रहे और 87 से कट जाए। सबसे छोटी संख्या ये होती है, इससे अगर हम एक भी कम कर देंगे तो वो कितने अंक की हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 अंक की है। ये कितने अंकों की, 6 अंकों की। अगर इससे एक भी कम कर देंगे मतलब 1 लाख से, तो वो 5 अंक की बन जाएगी। लेकिन तो हम कम कर नहीं सकते, इसमें हमें जोड़ना ही पड़ेगा, और छोटी भी बनी रहे। तो ऐसे तो 87 से कटने वाली जाने कितनी 6 अंक की संख्या होंगी, लेकिन हमें इसके सबसे पास की देखनी। शेष बचा है 37।
अब 37, अब यहाँ पर इतना होता, मतलब ये 37 या तो ना होता तो ये संख्या कट जाती, बट अगर नहीं होती तो ये 6 अंक की रहती नहीं, 5 अंक की हो जाती। तो हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कितने का आएगा, 50 का। बस 50 इसमें और जोड़ दीजिए, मतलब 50 जोड़ दीजिए, जो संख्या मिलेगी वो 87 से कट जाएगी, क्योंकि 37 तो हमारे पास पहले ज्यादा आया है, 50 और इसमें जोड़ दीजिए, 50 और 37 87 हो जाएगा, और तब ये संख्या कट जाएगी। यानी हमारा आंसर जो होगा वो होगा 1000 और 50, ये आंसर होगा। इसमें 87 का आप लगाएंगे तो पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रृंखला 5, 12, 19, 26 और का कौन सा अंक ज्ञात करना, हमें 40वां पद ज्ञात करना है। जब भी इस तरह की सीरीज है आप इनका डिफरेंस देखिए, कितने का है, 5 का, कितने का है ये 5 का है कि सॉरी 7 का, और 12 इसमें भी 7 का, हर जगह कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का। तो एक tn यानी nवा पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर d होता है जो सार्वांतर होता है, इन पदों में जो अंतर होता है उसको d कहते हैं, तो d बराबर 7 हो जाएगा। a का मान प्रथम पद होता है तो 5 प्लस n मतलब जितने कितने 40 माइनस 1 और d मतलब 7, इनका आप देख लीजिए 5 प्लस 39 में गुणे 7, और इस तरह से आप काट दीजिए, उसको गुणा कर दीजिए, 63 और 7 21, 21 और 6 21 से 27 में प्लस 5 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 278, कितना हो जाएगा 278, 278, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए 25 और 9 का मध्यानुपाती व तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, इसको किस तरह से मध्यानुपाती फॉर्म में हम लिख सकते हैं, 25 अनुपात x समानुपात x अनुपात 9, मध्यानुपाती के लिए अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 25 में गुणे 9, तो x का मान कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल 5 और में गुणे 3 यानी 5 3 15, तो इसका जो मध्यानुपाती आया वो कितना आ गया, 15 आ गया। तृतीयानुपाती किस तरह से लिखेंगे, उसकी फॉर्म देख लीजिए, तो 25 अनुपात 9 समानुपात 9 अनुपात x। ठीक है, ये हो जाएगा। तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, इसके दो पद दिए हैं, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, तो कितना हो जाएगा 25x बराबर 81, तो x बराबर 81/25, ये हो जाएगा x का मान हो जाएगा। इसको आप जरा डेसिमल में आंसर है तो डेसिमल में निकाल लीजिए, 25 3 75, 5 कितना हो जाएगा, 25 3 75 बचेगा 6, 60 25 दूना 50, दशमलव लगा दीजिए, 25 दूना 50 और बचेगा 100 हो जाएगा, 25 से 100। ठीक है, अब यहाँ पर ये x का मान आ गया, ये क्या आया, तृतीयानुपाती, ये मध्यानुपाती, ये है तृतीयानुपाती। आपको इनका योगफल निकालना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 18.24, और यही हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पदों का योगफल 18.24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, एक नाव शांत जल में जो चाल है उसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य तक आने और जाने में, मतलब 36 जाना और 36 आना, नाव को कुल कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी एक बार कितनी चलेगा 36, और तब चाल क्या होगी, एक बार चाल जुड़ेगी नाव और धारा की और एक बार घटेगी, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 प्लस 36 आना और 36 जाना। अब इस बार 15 से 3 घटा दीजिए 12, तो टाइम कितना लगेगा, 18 दूनी 36, 12 3 36, तो टोटल कितने घंटे लग जाएंगे, 5 घंटे का समय उसको आने जाने में लग जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, आलू के मूल में 25% की वृद्धि होने पर कोई गृहिणी 600 रुपए में पहले की तुलना में 10 किलोग्राम आलू कम खरीद पाती है, तो नया मूल, इसके लिए एक ट्रिक होती है, नया मूल बराबर होता है जो परसेंट है उसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, यानी 25/100 गुणे रुपए कितने, रुपी 600 अपॉन क्वांटिटी, और कितने किलोग्राम, 10 किलोग्राम आलू कम खरीद पाती है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 15 ये आ जाएगा, नया मूल कितने 15 रुपए पर केजी जो भी होगा ये आ जाएगा। ठीक, अब वो कह रहे हैं प्रारंभिक मूल बताओ, तो प्रारंभिक मूल पहले ये देखिए, ये वृद्धि हुई थी ना 25% की, जब कोई चीज 25% बढ़ के 15 हुई है
तो वो पहले कितनी रही होगी, तो देखिए 15 तो होगी नहीं पहले, 16 भी नहीं होगी, 20 भी नहीं होगी, कितनी होगी 12। 12 से 25% अगर आप वृद्धि करोगे तो वो कितनी हो जाएगी, 15 रुपए हो जाएगी। तो जो पुराना मूल्य रहा होगा वो 12 रुपए रहा होगा। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक होती है, परसेंट को फ्रैक्शन में बदल दीजिए, जो जितने रुपए में और जितनी चीज कम या ज्यादा खरीदी जा रही उसको आप रुपए बटे क्वांटिटी लिख दीजिए, आराम से इस टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो लग जाते हैं। अगला देखिए 288 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 288 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 288 के बाद देख लीजिए, 2 एकम 2 4, 2 सत्त 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 12, 2 छंग 12, 18, 9, 3 और 3। तो इस तरह से आ जाएगा। 2 की पावर कितने, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर कितना आ रहा है, 3 की पावर आ रहा है 2। अब कह रहा है गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5, ये आ जाएगा एक जगह, गुणे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, ये आ जाएगा एक जगह। इसको जब आप करोगे तो इसका जो योग आएगा वो आएगा 63 और इसका योग कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इन दोनों का आप गुणे करिए, 3 39 और 78, 78 और कितना 39 3 और 78 और 3 81, 819 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इनके गुणनखंडों का योगफल निकाल सकते हैं। पावर 0 से स्टार्ट होती है और 0 का मान हमेशा कितना होता है, जब किसी पे घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। इनके आप मान रखिए 1 + 2 + 4, इनका योगफल आएगा वो 63 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगला देखिए, अल्कोहल और पानी के 48 लीटर मिश्रण में पानी और अल्कोहल का जो अनुपात है वो 5:3 है। 48 में 5:3 तो कितना होगा, 5 3 8, 8 छंग 48, 5 30 होगा अल्कोहल और कितना हो जाएगा 18 होगा उसमें पानी। कितने लीटर पानी और मिलाया जाए, x लीटर पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3/2 हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। यहाँ पर जो x का मान आप आराम से निकाल लीजिए, x का मान आ जाएगा 2 लीटर, x का मान 2 लीटर। आगे देखिए, अगला देखिए, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनाकार डिब्बे हैं, डिब्बों को उसकी कोर से कोर मिलाकर रखे जाने पर निर्मित जो घनाभ बनेगा, एक इस तरह का घनाकार डिब्बा होगा और एक ये डिब्बा होगा। इन दोनों डिब्बों को अगर रखा जाता है और एक की भुजा 8 है, तो पहले तो ये देखिए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 8 और ये 8, मतलब 8 8 कितनी हो जाएगी 16। तो ये हो जाएगी 16 हो जाएगी लंबाई, यानी L हो जाएगी इसकी 16, B रहेगी 8 और HB रहेगी इसकी 8। ये इसकी विमाएं रहेंगी जो नई आकृति बनेगी घनाभ। ठीक है, क्यूबॉइड क्या ये रहेंगी विमाएं। अब उसका क्या पूछ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। और घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, है ना। 2 × लंबाई धन चौड़ाई, 2 × लंबाई धन चौड़ाई, मतलब 2 × लंबाई चौड़ाई और ये चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई का गुणनफल आपस में सब जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो 2 × L का मान कितना है 16 और B का मान कितना है 8 प्लस B 8 और H 8 प्लस 16 और गुणे 8, 2 128 प्लस 64 प्लस 128। जब इनको आप जोड़ेंगे तो इनको जो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें क्षेत्रफल ही पूछा जा रहा है, जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 768, है ना। 128 256 करेंगे और प्लस 64 जोड़ेंगे और गुणे कितने का करेंगे 2, बाहर जो चल रहा था, तो मान आ जाएगा आपका 768, यही आंसर आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है, यहाँ पर टाइम हम लोग वेस्ट करते नहीं। ठीक है, आगे देखिए, रोहन घर से स्कूल के लिए जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह स्कूल 8 मिनट देर से पहुंचता है, अच्छा विलंब से पहुंचता है। परंतु जब वह अगले दिन वह अपनी चाल बढ़ाकर 7 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है तो विद्यालय निर्धारित समय से 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है।
रोहन के घर से विद्यालय की दूरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, जो बहुत सारी बार परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है। पहले चाल देख लीजिए, तो S1 S2 क्या है, पहली चाल थी 6 और दूसरी चाल थी 7, 6 और 7 का अनुपात है। जब जब दूरी समान है, दूरी फिक्स है, तो जो चाल का रेशियो है तो टाइम का रेशियो इसका कैसा होता है, उल्टा होता है। भाई चाल अगर 6 है तो टाइम ज्यादा लगेगा, 7 चाल है तो कम, यानी 7:6। जो समय का अनुपात होता है वो चाल के अनुपात का उल्टा हो जाता है जब दूरी समान होती है। अब इनका जरा अंतर देखिए, यहाँ टाइम 7 लग रहा था, यहाँ 6 लग रहा था, 1 का अंतर आ रहा है, जबकि वास्तव में अंतर कितने का, पहले 8 मिनट विलंब होती थी, मतलब समय से पहले, और बाद में सॉरी समय के बाद, और बाद में 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी 7 मिनट पहले। तो टोटल जो अंतर आ जाएगा 8 7 15 मिनट का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 15 मिनट का अंतर आ जाएगा। 1 बराबर 15 मिनट, तो पहला समय कितना आ जाएगा, आप इसी को निकाल लीजिए। पहला T1 बराबर समय कितना आ जाएगा, 15 15 सत्ते 105, 105 क्या मिनट, 105 मिनट। अब हमसे पूछा गया दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो पहले की चाल T1 के लिए चाल क्या है, 6 और गुणे समय कितना है, 105 मिनट है, तो इसको 60 का भाग लगा दीजिए, घंटे में बदल लीजिए। तो ये जब घंटे में बदलेगा तो आ जाएगा, दशमलव ऊपर लग जाएगी, 10.5, यानी जो दूरी आ जाएगी 10.5 किलोमीटर में आ जाएगी दूरी, 10.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी एक व्यापार शुरू करते हैं, क्रमशः कितना पैसा लगाते हैं, 25,000, 17,000, 21,000। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, पूंजी का अनुपात क्या है, 25:17:21, ये पूंजी का अनुपात है। जो जितनी पूंजी लगाता है उतने ही अनुपात में उसको लाभ प्राप्त होता है, ये बात आप अब तक जान चुके होंगे। आगे क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में उनको 11,340 रुपए का लाभ होता है, तो ए का लाभ बी के लाभ, ए और बी के लाभों में अंतर बताइए। तो पहले अपना लाभ देख लेते हैं। यहाँ पर 25, 17, 21 में अगर पूंजी लगी है तो यही तो लाभ भी होगा। तो लाभ कितना बन रहा है इसका देखिए जरा, 25 और इन सभी को जोड़ दीजिए, 7 1 8, 8 5 13, 3 और 2 1 3, 2 5 और 1 6, 63 आ जाएगा। ये 63 आया है अपना, जबकि ये वास्तव में कितना है, 11,340 के बराबर कर देंगे, ये रुपए में है। तो एक का मान यहाँ से निकल आएगा, एक का मान कितना आ जाएगा, 63 का यहाँ पर भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा ये, 963, 9 एकम 9 और 2 11, 23, 9 दूनी 18, 18 5, 9 छंग 54, 0, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 7 एकम 7, 5 56, 7 8 56, 180। तो इसका मान आ जाएगा 180, एक का मान 180। अब हमसे क्या पूछ रहा था, लाभों में अंतर ए और बी के। तो ए और बी के लाभ में अंतर कितने का है, यहाँ पर 25 और 17 में डिफरेंस कितने का होता है, 8 का। ठीक है, 8 का डिफरेंस होता है, और एक का मान जब 180 है तो 8 का मान कितना आ जाएगा, 180 का इसमें गुणा कर दीजिए, 18 8 144, 0, यानी 1440 रुपए का अंतर आ जाएगा ए और बी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बिना रुके एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करती है। ठीक है, अच्छा, समय दिया है, वही दूरी वह 8 घंटे में तय करना हो तो रेलगाड़ी को अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ पर समय का अनुपात दिया है, समय का अनुपात क्या दिया है, T1 अनुपात T2। समय का अनुपात कितना है, पहले 9 लगता था और वो बाद में कितने लगाना चाह रहा है, 8 लगाना चाह रहा है। जब और क्या सेम, क्या है, दूरी सेम है। समय का अनुपात अगर ये है तो बताइए चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल का यानी S1 अनुपात S2 क्या हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, इसका उल्टा हो जाएगा, 8 अनुपात 9। और कौन वाली चाल दी है, पहले वाली चाल दी है। तो 8 बराबर 68, तो 1 बराबर 68/8, तो आपको 9 बराबर निकालनी है, 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 का भाग लगा दीजिए। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 8, देखिए 8 8 64, 64 और 4.40, 8 45, 9 का इसमें गुणा कर दीजिए, 9 पना 45 और 9 8 72, 72 और 4 72 4 76, तो 76.5 से यही इसकी चाल हो जाएगी, कितनी, 76.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए सही है, यही पूछ रहा था ना, 8 घंटे में तय करना, तो रेलगाड़ी की चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, नहीं, यहाँ वृद्धि पूछ रहा है। 76 तो टोटल चाल निकली है और थी कितनी उसकी 68,
तो जो वृद्धि होगी जाके वो वृद्धि कितने की होगी वो हमें देखना है। इससे ये कितनी ज्यादा हुई है 2 और 6 2 8 8.5, तो 8.5 की वृद्धि होगी, सॉरी 8.5 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तीन संख्याओं का अनुपात 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 5/8 है यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के मध्य का अंतर 80 हो। तो पहले ये संख्या ही हम सही कर लें, 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 5/8, इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 8 5 40 4 तो 120 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 चक्कू 4 दूनी 8 80, और ये कितना हो जाएगा 5 24 24 72, और 8 15 8 120 15 15 75। ठीक है, ये इनके आ गए संख्याओं का अनुपात आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के अंतर जो है वो 80 है। सबसे बड़ी कौन है 80, सबसे छोटी कौन है 72। इनका अंतर यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है अंतर 8 का, 8 बराबर 80, जबकि वास्तविक अंतर 80 के बराबर है। तो 8 बराबर 80 तो 1 बराबर 10। अब पूछ क्या रहा है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 72, तो 72 में गुणे 10 करोगे तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 720, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा के बदले 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो S1 अनुपात S2 बराबर कितना है 16 अनुपात 23। 16 की बजाय 23 से चलता है तो वह 42 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, वास्तव में कितनी दूरी तय की। अच्छा ठीक है, यदि एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा के बदले 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 42 किलोमीटर अधिक चलता है, मतलब यहाँ पर टाइम फिक्स है। एक बात बताइए, ये स्पीड का है, स्पीड का अनुपात है 16 23, तो दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, दूरी का अनुपात देखिए जिसकी जितनी चाल उसकी उतनी दूरी, सिंपल सी बात है, कम चाल कम दूरी, ज्यादा चाल ज्यादा दूरी। और जब टाइम सेम हो, टाइम तो सेम ही है, तो यहाँ पर इनका भी अनुपात, दूरी का अनुपात भी कितना आ जाएगा 16 अनुपात 23। यहाँ पर जो अंतर पड़ रहा है वो कितने का पड़ रहा है 4 और 3 7, 7 का अंतर, जबकि वास्तव में अंतर कितने का 42। तो 1 बराबर 6, 1 का मान 6 आ गया। अब क्या वास्तव में कितनी दूरी तय की, वास्तव में कितनी तय की है 16, 16 का गुणा कर दीजिए कितने 6 में, 16 छंग 96। तो वास्तव में जो उसने दूरी तय की है वो कितने किलोमीटर तय की है 96 किलोमीटर तय की। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है यदि ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति ने 2 मिनट में कितने 2 मिनट में 31 टेलीफोन के खंबे पार किए, ट्रेन में बैठा होगा खंबे पार हो रहे होंगे, तो 2 मिनट में 31 खंबे पार किए। यदि एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो ट्रेन की स्पीड ज्ञात कीजिए। भाई चाल बराबर हो गई क्या, कोई भी चीज है चाल बराबर दूरी बटे समय होगा। दूरी कितनी तय की है उसने, तो 2 मिनट में 31 खंबे, 31 खंभों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी देखिए 50 है। इस तरह से देखिए 3 खंभों के बीच की दूरी हम आपसे पूछें, 3 खंभों के बीच की दूरी अगर एक के बीच 50 का अंतर है तो 3 खंभों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी। आपको देखने से लग रहा होगा, मतलब हमने क्या किया होगा 50 में गुणे 3 ना करके के 50 में गुणे 2 किया होगा, क्योंकि एक छूट गया होगा। इसी तरह से दूरी हो जाएगी 31 ना कर करके 30 में गुणे और कितने का 50 का। भाई एक के बीच में दूरी 50 है तो 30, तो 30 में गुणे 50 दूरी बटे समय कितना लग रहा है 2 मिनट। अच्छा मिनट को भी हमें मीटर है, मिनट को भी हम सेकंड में बदल लें तो मतलब 120 सेकंड। अब ये जो आएगा वो कितने में आएगा मीटर प्रति सेकंड में चाल आएगी, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। काट दीजिए इसको, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा 50/4 हो जाएगा, और कम कर लिए 25/2, तो 25/2, 25/2 आया मीटर प्रति सेकंड। हमें चाल निकली है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है, तो किलोमीटर प्रति घंटे के लिए 18/5 का आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो 5 25 हो जाएगा, 2 में 18 हो जाएगा, 9 45 हो जाएगा, तो 45 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रयागराज के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली से प्रयागराज के लिए इस तरह से कुछ चलती हैं, इस तरह से यहाँ पर एक इधर आ रही है और एक इधर, ये ए गाड़ी है ये बी गाड़ी है, आप इसको इस तरह समझिए। एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रयागराज के लिए तथा दूसरी प्रयागराज से दिल्ली के लिए एक ही समय पर चलती हैं। मिलने के बाद वे रेलगाड़ियां क्रमशः 4 घंटे, अब यहाँ पर मिली, अब यहाँ से क्रमशः यहाँ तक आने में इसको लगेंगे जो भी स्टेशन होगा, यहाँ पर ए स्टेशन होगा, यहाँ बी मान लीजिए, तो यहाँ पर क्रमशः ये 4 घंटे का समय लेती है और ये उधर 9 घंटे का समय लेती है। ये ऐसे ही सवाल दिया होता है। तो दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पहली की चाल
पहली पहली की चाल बटे दूसरी की चाल बटे दूसरी की चाल बराबर रूट दूसरी द्वारा लिया गया समय। दूसरी द्वारा लिया गया समय कितना है 9 है ना, और बटे पहली द्वारा लिया गया समय मतलब 4। इनका वर्गमूल लोगे 3/2, यानी जो अनुपात आएगा इनकी चालों का अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3:2। 3:2 अनुपात आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक नाविक धारा के विपरीत 2 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर जा सकता है। देखिए ये समय है, ये दूरी है, तो नाविक धारा के विपरीत है, ये ध्यान रखना। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल भी उसने दे दी है, तो धारा की दिशा में 84 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। धारा की दिशा में 84 किलोमीटर जाना है तो हमें धारा की चाल भी चाहिए, नाव की चाल भी चाहिए। धारा की चाल हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल हमें निकालनी है। नाव की चाल कैसे निकलेगी, ऊपर से निकलेगी, तो चाल बराबर और इसमें कौन सी चाल है, नाव विपरीत है ना, नाव में माइनस धारा, चाल बराबर दूरी, और दूरी कितनी चल रहा था 2 घंटे 30 मिनट में 40, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय कितना है 2 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या होता है 5/2, 5/2 कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, ये 16 आ गई किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें नाव में माइनस धारा है तो केवल नाव की क्या हो जाएगी, क्योंकि धारा की 4 घटी होगी इसमें, तो केवल नाव की आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा बार बार डिटेल में समझाने के लिए इतना टाइम लोगों के पास नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ये प्रैक्टिस के हिसाब से है, आप बस देखते जाइए और चीज़ें आपने, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि सब पढ़ रखी होंगी, तो रिवीजन के लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है, नाव की आ गई। अब आपको 84 किलोमीटर जाना है, आपसे क्या पूछा, समय बराबर दूरी 84 बटे समय, सॉरी समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितनी है, अब साथ में जाना है, दिशा में जाना है, तो 20 नाव की तो जुड़ेगी, साथ में 4 वो भी जुड़ जाएगी, यानी 20 और 4 24, 24 का भाग लगेगा, तो 84/24। तो ये जो समय आएगा इसको निकाल लेते हैं, 24 24 3 72, 72 3 घंटे 3.5 घंटे आएगा, कितना आ जाएगा 3.5 घंटे। यहाँ पर आंसर नहीं दिया है लेकिन आंसर होगा 3.5 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला हो जाएगा, ए बी सी एक काम को क्रमशः 22 दिन, ए बी सी एक काम को क्रमशः 22 दिन 40 दिन और 110 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ बी एक दिन तथा दूसरे दिन सी काम करे, मतलब बारी बारी से काम करें, इसको देख लेना आप, बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। आप नॉर्मली सवाल को लगाइए, अगर यही होता डाटा हमारे पास तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते, और एलसीएम ऑब्वियसली इसका आ जाएगा 440। ठीक है, 22 कितनी बार जाएगा, देखिए इनका अलग अलग जो आएगा, अगर 440 काम है तो ए अकेला जो 22 दिनों में करता है, दिन है ना ये, हाँ 22 दिनों में करता है, तो एक दिन में ये कितना करेगा, तो ये करेगा एक दिन में 20 काम करेगा। ये एक दिन में कितना करेगा 40 11 काम करेगा, और ये कितना करेगा 4 काम करेगा। ठीक है, ये इनके एक एक दिन के काम है। अब वो कह रहा है पहले दिन, मतलब एक पहले दिन हम लिख सकते हैं पहले दिन, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको है। पहले दिन जो काम होता है वो ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, और दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन कौन करते हैं, ए प्लस सी, बारी बारी से करते हैं, एक के साथ अगले दिन कौन आता है सी, ए प्लस बी का मान बी, ए प्लस बी यानी 31 हो जाएगा, 20 और 11, और ए प्लस सी का मान 20 हो यानी 24 हो जाएगा। तो आप 2 दिन का काम जरा देखिए कितना हो रहा है जाके, 2 दिन का काम हो रहा है जाके 31 और 24, इनको आप जोड़ दीजिए, 4 1 5 और 3 2 5, 55, ये 2 दिन का काम 55 है। तो ऐसे कितने 55 काम होता रहेगा, हमें करना कितना है 440, सभी लोग मिलके कर रहे हैं ना, अल्टरनेट 440 कराना है, तो हम कह सकते हैं हम 440 में 55 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। देखें 55 की कितने बार बन रहा है, तो 55 को देख लीजिए कितनी बार जाएगा, 5 8 40, 8 8 5 40, 8 5 40 4 44, 8, यानी कि ऐसे 55 के 8 खंड बन रहे हैं। 8 खंड का मतलब कितने दिन काम हुआ होगा, 16 दिन काम हुआ होगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा 16 दिन। ठीक है, अगला देखिए।
अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 200 केले बेचने पर 40 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए ये ट्रिक से इस तरह से लगाया जाता है, अगर यहाँ पर लाभ कमाए, और सवाल की प्रकृति भी यही होगी, 200 केले बेचने पर 40 केलों के विक्रय मूल्य, ऐसे ही दिया होगा 40 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ 40 का लाभ हुआ है, और लाभ में 200 में हमेशा 40 घटा दो, कितना आ जाएगा 160, कितने प्रतिशत का हुआ गुणे 100। इसको आप काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 45, 2 और 5 25, तो कितने का लाभ हुआ है उसको 25% का हुआ है। बाकी बेसिक तरीका आप लगाना चाहो तो 200 बेचने पर, तो 200 का सेलिंग प्राइस माइनस 200 का ही क्या कॉस्ट प्राइस बराबर ये विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर क्या आएगा, लाभ ही तो आएगा। लाभ कितना है 40 का क्या सेलिंग प्राइस, सेलिंग एक तरफ कर लीजिए, जब सेलिंग एक तरफ करेंगे 40 इधर घट जाएगा, 160 का सेलिंग प्राइस बराबर 200 का कॉस्ट प्राइस। अभी सवाल बन गया 160 रुपए का विक्रय मूल्य 200 रुपए के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बताओ। ठीक है, आप चाहें इसको एक दूसरे के बटे कर लीजिए, आराम से सवाल लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला देखिए सवाल। एक दुकानदार 4 रुपए में 5 पेंसिल, देखिए रुपए क्वांटिटी, रुपी क्वांटिटी, ये इसी टाइप का सवाल होता है। 4 रुपए के 2 रुपए के 3 नींबू खरीदता है, 3 रुपए के 2 नींबू बेचता है, इस तरह के सवाल। तो रुपए क्वांटिटी, 4 रुपए के 5 पेंसिल, 5 रुपए की 4 पेंसिल, ये खरीद है, ये बिक्री है। अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, अंदर 55 25 माइनस 4 चक्कू 16 बटे बाहर वाला 16 गुणे 100, जो भी आएगा ये क्या आएगा, लाभ आएगा। लाभ कब आता है, जब अंदर की वैल्यू बड़ी होती है तब लाभ आता है, अंदर की वैल्यू छोटी होती तो हानि आती, बस यही ध्यान रखना है। अंदर की वैल्यू बड़ी तो लाभ, अंदर की वैल्यू छोटी तो हानि, नीचे बड़ा बाहर वाला ही रहता है। तो ऊपर कितना आ जाएगा 9 बटे 16, 9 बटे 16 और गुणे 100, काट दीजिए इसको, 4 चक्कू 16 और 4 25, 25 नेमा 225 बटे 4, इसको आप प्रतिशत में बदलोगे तो आ जाएगा 56.25। ठीक है, लाभ आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित दूरी को तय करने में एक नाव धारा के प्रतिकूल जाने में लगे समय का 2/5 समय लेती है, तो शांत जल में हमें क्या निकालना है, धारा की चाल तथा नाव की चाल के बीच का हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, तो बहुत बेसिक तरीके से लगा लेते हैं, दूरी तो सेम ही है, तो समय बराबर, क्योंकि समय का अनुपात दिया गया है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, पहली चाल कौन सी ले लें, धारा के जो साथ में है, यानी x प्लस वाई, और बटे d अपॉन एक्स प्लस, अब x माइनस वाई कर दीजिए, और ये जो समय रहेगा वो कितने 2/5, जब साथ में जाती है तो कम समय लेती है, जब विपरीत जाती है तो ज्यादा समय लेती है, d से d कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 2/5 बराबर x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो 5x माइनस 5y बराबर 2x प्लस 2y, यहाँ से आप देखिए 2x इधर आ जाएंगे तो ये बचेंगे 3x, ये उधर चले जाएंगे 7y, तो 3x इज इक्वल टू 7y। यहाँ पर x नाव की चाल है, y धारा की चाल है, और धारा और नाव की चाल में अनुपात बताया गया है, यानी y अनुपात x आपको निकालना है 3:7, इसका मान आ जाएगा 3:7। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको इन क्वेश्चन को लगाने से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए या किसी भी तरह के आप सेट को सॉल्व कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस ट्रिकी वे में अगर आप करेंगे तो आपकी ढेर सारी समय की बचत होगी, जो आपके रीजनिंग में काम आएगी, एनपोर्शन में काम आएगी। ठीक है, जुड़े रहिए चैनल से, आपको इस तरह से आपकी परीक्षा रिलेटेड बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपको बचे हुए दिनों में प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कम समय में ज़्यादा कराई जाने वाली चीज़ें हैं, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली, उन चीज़ों को कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।